हेलो डियर लर्नर्स, वेरी गुड इवनिंग। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। बच्चे, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एमटीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो प्रीवियस ईयर के 2 पेपर हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं और आज ये डे 3 है। अगर आपने उन 2 वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ उनको देखिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चंस थे और कंसेप्ट भी आपको साथ में समझाया गया था। तो एक चीज़ जो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा सेशन को शुरू करने से पहले, जो भी सीजीएल के एस्पिरेंट्स हैं जिनको लगता है कि भाई एमटीएस का जो लेवल है वो सीजीएल से बहुत नीचे है, मैं मानता हूँ कि भाई सीजीएल और एमटीएस का हम लोग कंपैरिजन आपस में नहीं कर सकते, क्योंकि जो सीजीएल के क्वेश्चंस होते हैं वो बेहतर होते हैं, बट एमटीएस के क्वेश्चंस इतने भी बुरे नहीं होते हैं। वो देखने में आसान होते हैं, छोटे होते हैं, लेकिन वो कन्फ्यूजिंग होते हैं। जो बच्चे आज का मैं पेपर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो बहुत ही शानदार पेपर है और आप मुझे लगेगा कि उन बच्चों का बैड लक है अगर वो ऐसे पेपर अगर उनको मिल जाता है एमटीएस का, क्योंकि ये देखने में आसान लग रहे हैं बट ये कंफ्यूजिंग है, राइट। तो अब इस गलतफहमी को हमें दूर करना है कि भाई हमें सीजीएल का हमने क्वेश्चंस लगा लिया है तो हमें एमटीएस की लगाने की जरूरत नहीं है, आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जो भी बच्चे कंसेप्ट को लेकर के आपकी क्लैरिटी नहीं है वो क्लियर करने की जरूरत है, राइट। तो चलिए हम लोग पेपर को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, जहां पे लिखा है कि वन हु रीड्स अ लॉट। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, यूजुअली पूछ दिया जाता है, बच्चों को पता भी है भाई। बुक ऑम होता है कि वन हु रीड्स अ लॉट, एक इंसान जो बहुत ज्यादा पढ़ता है उसे हम बुक ऑम कहते हैं, किताबी कीड़ा बोलते हैं। यहाँ पे बच्चे कुछ वर्ड और दिए गए हैं। क्लेवर सबको पता है, इंटेलिजेंट की मीनिंग भी सबको पता है। विटी, विटी बच्चे अगर जिनको नहीं पता है मैं लिख देता हूं। देखिए विटी का मतलब होता है अम्यूजिंग। आप सोच रहे हो अम्यूजिंग क्या है, तो फनी, फनी तो बच्चे पता होगा। कॉमिक, राइट। ह्यूमरस यानी जिसको हम हास्यपूर्ण बोलते हैं, ठीक है। तो आप लिख लेना यहाँ पे अम्यूजिंग है, फनी है, कॉमिक है, ह्यूमरस है, ये विटी होता है। बाय द वे अगर इसके आंसर की बात करें तो बुक ऑम इसका आंसर होगा, क्योंकि जो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं किताबी कीड़ा, दैट इज बुक ऑम, राइट। अगला क्वेश्चन जनाब देखिए आपके सामने है, ये बच्चे फिल इन द ब्लैंक है। अब देखिए फिल इन द ब्लैंक में लिखा है रोहन इज क्वाइट पॉपुलर हिज क्लासमेट्स, राइट। तो मे भी बहुत सारे बच्चों को इसका आंसर पता होगा, लेकिन फिर भी ये मैं क्वेश्चन आपके साथ डील करूंगा। कारण मैं बता रहा हूं बच्चे, ये जो हमारा फिलर का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर जो जो ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे और मैं उन पॉइंट्स को हाईलाइट करूंगा जिनसे आपका एग्जामिनेशन एक बार नहीं, कम से कम बहुत बार, हजारों बार क्वेश्चंस पूछ चुका है। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं बच्चे, एक एक ऑप्शन को पकड़ करके हम लोग चलेंगे। अगर मैं अलोंग की बात करूं, ठीक है, तो ये जो अलोंग होता है, अलोंग का यूज हम बच्चे करते हैं पैरेलल मूवमेंट के लिए, ठीक है, पैरेलल मूवमेंट। अब देखिए कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ये पैरेलल मूवमेंट क्या है। बच्चा ऑलरेडी मैंने अपने सेशन के अंदर बहुत बार आप लोगों को समझाया है कि भाई पैरेलल मूवमेंट क्या है। देखिए जी, पैरेलल मूवमेंट एक दो एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए ये रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक के आपने देखा होगा बगल में एक पतला सा रास्ता होता है। अब जैसे ये रेलवे ट्रैक है, आप उसके बगल में जा रहे हो, तो आप कैसे जा रहे हो बच्चे, आप पैरेलल जा रहे हो, ठीक है, पैरेलल मूवमेंट है। जैसे ये रोड है, आप फुटपाथ पे चल रहे हो, तो वो पैरेलल मूवमेंट है। तो पैरेलल मूवमेंट के लिए हम अलोंग यूज करते हैं। जैसे बच्चे एक एग्जांपल दूं, द इंडो तिब्बत बॉर्डर, मैंने लिखा द इंडो तिब्बत बॉर्डर रन्स अलोंग द हिमालयाज। बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि जो इंडो तिब्बत बॉर्डर है ना, वो हिमालय के पैरेलल है। तो बच्चे आपने ये चीज ध्यान देनी है कि भाई जब हम पैरेलल मूवमेंट की बात करेंगे तब अलोंग यूज करेंगे। एग्जामिनेशन में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, प्रेपोजिशन है अलोंग, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान देना है आपको। अब आते हैं बच्चे बिटवीन की। अब बच्चे कहेंगे कि सर बिटवीन को लेकर के अगर हम बात करें तो ये तो सबको पता होता है, लेकिन जी बिटवीन में 2 चीजें आपको बड़ी ध्यान देनी होती है बच्चे। पहला कि बिटवीन के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं, एंड का यूज करते हैं। बिटवीन के साथ क्या यूज करोगे आप, एंड, ये तो भूलना नहीं है। और बच्चे ये भी हमको ध्यान रखना है कि बिटवीन हम 2 के लिए यूज करते हैं, राइट। और जो दोनों चीजें होती हैं जो बिटवीन एंड से जुड़ी होती हैं, दोनों ही हमारी ऑब्जेक्टिव केस में होती हैं। किस में होती हैं जनाब, ऑब्जेक्टिव केस। जैसा कि एक एग्जांपल लिखता हूं मैं, आप इसको ध्यान दीजिएगा। मैंने लिखा है यहां पे डिस्ट्रीब्यूट द केक, डिस्ट्रीब्यूट द केक बिटवीन। अब देखो जी गलती कहां देता है, बिटवीन के बाद लिखा है बिटवीन ही, यहां पे मैं लिख देता हूं टू सी, ठीक है। मैंने इसलिए इसको गलत किया, मैं आपको सिखा पाऊं। तो जैसा कि बच्चे मैंने आपसे बताया कि बिटवीन का यूज हम 2 के लिए करते हैं, ठीक है। और हमने आपको यह भी बताया कि बिटवीन के साथ एंड का यूज होता है। तो एक तो एरर ऐसे बनाते हैं, तो 2 की जगह एंड लिखिए आप, बिटवीन ही एंड सी। फिर भी गलत है, क्योंकि हमने कहा दोनों हमारे किस केस में होने चाहिए, आपने कहा सर दोनों के दोनों ऑब्जेक्टिव केस में होने चाहिए, और हमने बच्चे यहाँ पे सब्जेक्टिव केस लिखा है। तो ही की जगह आप क्या लिख दें, हिम, और सी की जगह आप क्या लिख दें, हर।
तो ये आपका हो गया डिस्ट्रीब्यूट द केक बिटवीन हिम एंड हर। ये भी बात आपको क्लियर होगी। मैं वही चीज़ों को डिस्कस कर रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। अब आता है बच्चे बात अक्रॉस की, राइट। अगर हम अक्रॉस की बात करें तो ये ध्यान से सुनिएगा, बहुत प्यारा कंसेप्ट है बच्चे। अक्रॉस का यूज हम दो सेंस को कन्वे करने के लिए करते हैं। एक तो ऑन द अदर साइड, ऑन द अदर साइड मतलब हो गया बच्चे दूसरी तरफ, ठीक है। अभी एग्जाम्पल से मैं बात को समझा दूंगा। और एक फ्रॉम वन साइड टू द अदर, जब हम बात करते हैं एक, यहां पे हमने कहा बच्चे ऑन द अदर साइड यानी दूसरी तरफ। अगर हम इस सेंस में बात करें तो भी अक्रॉस का यूज करते हैं। अगर हम बात करते हैं फ्रॉम वन साइड टू द अदर, एक तरफ से दूसरी तरफ की बात करते हैं हम, तो भी अक्रॉस का यूज करते हैं। जैसे जी मान लीजिए एक एग्जांपल मैंने आपको दिया यहां पे कि देयर इज अ शॉप, देयर इज अ शॉप अक्रॉस द रोड। जैसे मान लो बच्चे ये रोड है और मैं यहां पे खड़ा हूं, मैं पहले से यहां पे खड़ा हूं और आप आकर के मेरे से पूछते हैं कि कोई दुकान है क्या यहाँ पे, तो मैंने आपसे कहा भाई देयर इज अ शॉप अक्रॉस द रोड। तो आपने क्या समझा कि जो दुकान है वो रोड के दूसरी तरफ है, यानी यहां पे है, ठीक है। तो जब हम ऑन द अदर साइड की बात करते हैं तो बच्चे उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, अक्रॉस का यूज करते हैं। अच्छा जी, फ्रॉम वन साइड टू द अदर की बात अगर मैं कहूं तो मैंने कहा कि देयर इज एन FOB अक्रॉस द रोड, अक्रॉस द रोड। FOB का मतलब होता है बच्चे फुट ओवर ब्रिज। आपने देखा होगा जैसे ये रोड रहता है, ठीक है, ये मान लीजिए रोड है, तो आपने देखा होगा एक ब्रिज रहता है जो ऊपर, मतलब यहां से शुरू होता है ऊपर जाता है। लोग, मतलब होता नहीं है कि आपने रेलवे ट्रैक के ऊपर देखा होगा ब्रिज, रोड के ऊपर देखा होगा, लोग पैदल चल करके जाते हैं, राइट। तो देयर इज एन FOB अक्रॉस द रोड, ये कह रहा फ्रॉम वन साइड टू द अदर का सेंस है, क्योंकि बच्चे अगर कोई ब्रिज बनेगा तो आप ध्यान से देखें वो कहां होगा, फ्रॉम वन साइड, एक तरफ से दूसरी तरफ तक होगा ना। तो अगर हमें ये सेंस कन्वे करना है फ्रॉम वन साइड टू द अदर तो अक्रॉस का यूज करते हैं। अगर हम ऑन द अदर साइड का यूज करते हैं रेफरेंस में तो भी हम अक्रॉस का यूज करते हैं। अगर हम पैरेलल मोमेंट की बात करते हैं तो बच्चे वहां पे हम अलोंग का यूज करते हैं। अगर हमें दो के बीच की बात करनी है तो हम बिटवीन का यूज करते हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में लिखा है रोहन इज क्वाइट पॉपुलर। यहां पे बच्चे बात जो हो रही है वो हो रही है क्लासमेट्स की, तो क्लासमेट्स तो दो है नहीं, ठीक है। अच्छा जी, पैरेलल मूवमेंट की तो बात नहीं कर रहे हैं तो अलोंग हटा दीजिए, दो की बात हो नहीं रही है, बिटवीन हटा दीजिए, यहाँ पे फ्रॉम वन साइड टू द अदर या ऑन द अदर साइड की बात नहीं हो रही है, अक्रॉस हटा दीजिए, एमंग। क्योंकि हम सभी लोगों को पता है जब हम दो से ज्यादा के बीच की बात करते हैं तो हम एमंग का यूज करते हैं, राइट। तो रोहन इज क्वाइट पॉपुलर एमंग हिज क्लासमेट्स। अब आपका क्वेश्चन तो लगा ही लगा और साथ में ये कंसेप्ट की क्लैरिटी भी आपको हो गई। अगर इनसे रिलेटेड आपके एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन पूछता है तो वहां पे भी आप चूकोगे नहीं, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चे। लिखा है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। लिखा हुआ लिम्पिड, राइट। अब बच्चे अगर हम लिम्पिड की बात करें तो देखिए लिम्पिड का मतलब होता है क्लियर, मतलब स्पष्ट, क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट, क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट, राइट। अब यहां पे देखिए बच्चे कुछ वर्ड्स और दिए गए हैं। एक तो दिया गया है सबटल, एक दिया है ब्लंट। देखो ब्लंट पहले समझना बच्चे यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं ब्लंट की बात करूं, देखो ब्लंट का एक मतलब होता है बच्चे हार्श, ठीक है। हार्श या हम कह सकते हैं रफ, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चे कर्कश। कर्कश जैसे ना कहते हैं कि कुछ लोगों की आवाज बहुत हार्श होती है, ठीक है, कुछ लोग बात बहुत रफ करते हैं, कुछ लोग बिहेव बहुत रफ करते हैं ना, कर्कश। इसको आपके एग्जामिनेशन में SSC के अंदर ये वर्ड पूछा जाता है, होर्स, ये भी वर्ड पूछा जा चुका है, कोर्स। तो बच्चे ध्यान देना, एक तो ब्लंट का मतलब होता है हार्श, ठीक है, कटु, रफ, होर्स या कोर्स हम बोल सकते हैं। अच्छा जी, और अगर आप कहोगे सर ब्लंट का मतलब क्या होता है, ठीक है, अगर हम बच्चे और ब्लंट के मीनिंग की बात करें तो ब्लंट का मतलब एक चीज और हो सकता है। यहाँ पे देखिए मैं लिख देता हूँ, और देखिए ल्यूसिड है, ऑब्सक्योर है और सबटल है, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान देना। अगर बच्चे मैं ऑब्सक्योर की बात करूँ तो ऑब्सक्योर का मतलब हो गया आपका अनक्लियर, ठीक है, ये हो गया आपका अनक्लियर, या हम ये बोल सकते हैं डाउटफुल। अनक्लियर हो गया या डाउटफुल हो गया, या हम ड्यूबियस भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ड्यूबियस, ठीक है, जो चीज अस्पष्ट हो। अगर मैं ल्यूसिड की बात करूं जी, ल्यूसिड जो है ना, इसका भी मतलब यही होता है बच्चे, क्लियर, मतलब जो इजी टू अंडरस्टैंड होता है, जो क्लियर हो, जो इजी टू अंडरस्टैंड है। सबटल क्या होता है? देखो सबटल का एक मतलब होता है बच्चे आपका, आप ये लिख सकते हो यहाँ पे मिनट,
अभी मैं आपको समझाता हूँ कि सर ये मिनट क्यों लिख रहा हूँ। मैं लिख सकता हूँ बच्चे यहाँ प्रेसाइज, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ प्रेसाइज। ये मिनट या प्रेसाइज क्या है, मतलब हम ये कह सकते हैं बच्चे नॉट नोटिसेबल। मैं ये कहना चाहता हूँ नॉट नोटिसेबल, मतलब जो चीज़ नोटिस नहीं की जा सकती हो, ठीक है। मतलब कुछ चीज़ें क्या होती है ना, मिनट या प्रेसाइज का मतलब हो गया ना बच्चे कि जैसे मैं ये बोलूँ कि सबटल डिफरेंस, असबटल डिफरेंस। असबटल डिफरेंस का मतलब अंतर इतना कम है, मतलब जब हमें बताना कोई चीज़ बहुत कम हो, अंतर इतना कम है कि वो समझ में नहीं आ रहा, मतलब नोटिस नहीं हो सकता वो, ठीक है। तो सबटल मतलब होता है प्रेसाइज, मिनट या नॉट नोटिसेबल, कोई चीज़ इतनी ज़्यादा कम हो कि वो नोटिस में ना आए। ब्लंट का ये हो गया आपका, हार्श हो गया, रफ हो गया, ठीक है। अच्छा जी, ब्लंट का बच्चे एक मतलब यहाँ पे आप लोग और लिख लेना, ब्लंट का एक मतलब और होता है डल, ठीक है। ब्लंट का एक मतलब होता है डल। ब्लंट का एक मतलब आप लिख सकते हैं ऑब्ट्यूज, ठीक है। ये ऑब्ट्यूज या डल हम बच्चे उनको बोलते हैं ना, जैसे जो लोग दिमाग से थोड़ा सा बद्ध होते हैं, दिमाग से थोड़ा सा मंद होते हैं, हल्के होते हैं, उनको हम बोलते हैं डल या हम उनको बोलते हैं ऑब्ट्यूज, राइट। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि लिम्पिड मतलब क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट होता है। और अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें, जैसा कि यहाँ पे ये सिमिलर वर्ड की बात कर रहा है, तो इसका सिमिलर वर्ड ये हो जाएगा, क्योंकि ल्यूसिड का मतलब होता है क्लियर, जो चीज़ इजी टू अंडरस्टैंड होती है, जो समझने में बहुत आसान हो, इजी टू अंडरस्टैंड, दैट इज ल्यूसिड। और बाकी जो चीज़ें थी उनकी भी मीनिंग बच्चे आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन बार बार पूछता है। सबटल मतलब मिनट, प्रेसाइज होता है मतलब कोई चीज़ इतना कम जो नोटिस ना किया जा सके। ब्लंट का हमने मतलब आपको हार्श, रफ, फोर्स या कोर्स बताया, और साथ में हमने डल और ऑब्ट्यूज भी बताया, ठीक है। उसके बाद ऑब्स्क्योर का मतलब बच्चे अनक्लियर, ड्यूबियस और डाउटफुल होता है। डन है बात। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चे, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, फिलर का क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि रोहित प्रिपेयर्ड एन चार्ट ऑन द बेनिफिट्स ऑफ अफोरेस्टेशन। देखिए जी, अफोरेस्टेशन लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से सुनिएगा, रोहित प्रिपेयर्ड एन, अच्छा क्या उसने प्रिपेयर किया, एक चार्ट प्रिपेयर किया। अच्छा किस बारे में चार्ट प्रिपेयर किया, ऑन द बेनिफिट ऑफ अफोरेस्टेशन, यानी आप जैसे हम जंगल की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम बच्चे वन की बात करते हैं, अगर आप वन रोपण करते हैं, अगर आप पेड़ पौधे लगाते हैं, अगर आप जंगल को नहीं काटते हैं, नहीं जलाते हैं, तो उनका बेनिफिट क्या है आपके ज़िंदगी के अंदर, उनके फ़ायदे क्या हैं। रोहित ने एक चार्ट बनाया इसको लेकर के। तो अच्छा जी, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ओरिएंटल, पहले बच्चे अगर आपको फिल करना है, हमने तो इसकी मीनिंग समझ ली कि भाई रोहित ने एक चार्ट बनाया है कि, और जिसमें बताया गया है कि जो ये वन होता है, जंगल होता है, उसके क्या बेनिफिट हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं, ये तो हमें समझ में आ गया। लेकिन ये जो चीज़ फिल करनी है हमको, इसकी मीनिंग तो हमें आनी चाहिए। तो ये जो ओरिएंटल है, ओरिएंटल का मतलब होता है बच्चे, ध्यान से सुनिएगा, रिलेटिंग टू कंट्रीज, रिलेटिंग टू कंट्रीज ऑफ ईस्ट, और यू कैन से साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, ठीक है। अब मैं ऐसे बता देता हूं बच्चे कि ये साउथ ईस्ट एशिया लिख सकते हो आप यहाँ पे। ये जो आप ये ऐसी कंट्री से रिलेटेड होती है, जैसे साउथ ईस्ट एशिया हो गया, ईस्ट हो गया, मतलब जो चाइनीज हैं, जापानीज हैं, राइट। तो ऐसे कंट्री से जो रिलेटेड चीज़ें होती हैं उनको हम ओरिएंटल बोलते हैं। अगर हम इनहेंस की बात करें तो इनहेंस का मतलब होता है बच्चे टू इम्प्रूव समथिंग, किसी चीज़ को इन्हेंस करना मतलब सुधारना। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि अपने नॉलेज को इन्हेंस करो, ठीक है, मतलब अपने नॉलेज को इम्प्रूव करो, सुधारो। मैं बात करूं बच्चे ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस का मतलब वैसे होता है लकी, शुभ, फेवरेबल, ठीक है, ये तो सबको पता है। इलेबोरेट का मतलब होता है बच्चे डिटेल्ड। अब आ गई बात समझ में। अच्छा जी, एक बात बताएं आप जरा, यहाँ पे जब आपने ये पढ़ा, आपने देखा कि रोहित प्रिपेयर्ड, ठीक है, हम यहाँ पे क्या किसी कंट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है, नहीं कर रहे हैं, ये तो आप हटा दीजिए, ठीक है। अच्छा जी, हम यहाँ पे किसी चीज़ को इम्प्रूव करने की बात कर रहे हैं, नहीं, ठीक है। ऑस्पिशियस नहीं, हम बात करें बच्चे इलेबोरेट करने की। जैसे मैं आपसे बोलूँ कैन यू इलेबोरेट दिस आइडिया, कैन यू इलेबोरेट दिस आइडिया, क्या आप इस आइडिया को इलेबोरेट कर सकते हैं, मतलब और डिटेल में आप इसको समझा सकते हैं। तो रोहित प्रिपेयर्ड एन इलेबोरेट चार्ट, उसने बहुत ही एक डिटेल में एक चार्ट उसने प्रिपेयर किया, जहाँ पे उसने वन के बारे में, जंगल के बारे में, उसके वन रोपण के बारे में उसने फायदे बताए। तो यहाँ पे इलेबोरेट होगा। डन है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे सामने बचे, इनकरेक्टली स्पेल्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड में देखिए इंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है, स्पेलिंग बिल्कुल सही है, और इंस्ट्रक्टर का मतलब आप सभी लोग को पता है बच्चे, ठीक है। जैसे ट्रेनर हो गया, कोच हो गया, गाइड हो गया, दैट इज इंस्ट्रक्टर। प्रोसिक्यूटर आपका जो होता है, आपका जैसे एडवोकेट हो गया, जिसको अटर्नी आप बोलते हैं, ईजी है। कॉन्ट्रैक्टर भी आप लोग को पता है। कॉम्पिटिटर की स्पेलिंग ई होती है बच्चे यहाँ पे, ठीक है, इसी में एरर था थर्ड वाले पार्ट में।
अगला क्वेश्चन हमारे सामने है जी, ग्रामेटिकल एरर है और क्वेश्चन देखिए क्या है, आफ्टर वी हैड एट अ हार्टली मील वी वेंट टू स्लीप। बच्चे ध्यान से देखें आप, ये क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या है, आप कहोगे सर हैड है। अच्छा जी एक बात बताइए, सब्जेक्ट और हैड के बाद हम कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये तो सारे बच्चों को पता होना चाहिए कि ये जो हैज है, हैव है और हैड है, इनके बाद बच्चे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। इसमें तो आपको 1 सेकंड लगना चाहिए, इटेन होना चाहिए, यहाँ पे तो एरर इसमें है, 8 नहीं होगा, यहाँ पे बच्चे क्या लिखिए, इटेन। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चे देखो हमारा ग्रामेटिकल एरर है, और ग्रामेटिकल एरर क्या है वो ये ध्यान से सुनिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। द क्राउ हेल्ड बैक टू द पीस ऑफ ब्रेड विद इट्स क्लॉज। बच्चे क्लॉ का मतलब पंजा होता है, ठीक है, यहाँ पे आप लिख लीजिए क्लॉ का मतलब क्या होता है, पंजा होता है, ठीक है जी। अब क्वेश्चन बच्चे ध्यान से देखें, द क्रो हेल्ड बैक लिखा हुआ है गलती आपकी इसी में है जी, ठीक है, मैं आपको समझा देता हूं पहले। एक होता है आपका होल्ड ऑन और दूसरा होता है होल्ड बैक। जी अगर आपने देखिए फ्रेजल वर्ब आपके बच्चे नहीं तैयार है तो प्लीज़ फ्रेजल वर्ब तैयार करो, क्योंकि फ्रेजल वर्ब का यानी पूरे वोकैब का जो रोल है ना, तुम्हारे इंग्लिश को अंडरस्टैंड करने में जो तुम्हारा कंप्रहेंसिव पार्ट होता है, तुम्हारा PQRS हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, पैसेज हो गया, इसको अंडरस्टैंड करने में, इन क्वेश्चंस को करने में बहुत मदद करती है, ठीक है। तो फ्रेजल वर्ब हो गए, फिक्स प्रेपोजिशन हो गए, इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ो। माई पाठशाला की वोकैब प्लानर बुक है, उसको परचेस करो, उसको पढ़ो, उसमें मैंने पूरी वीडियोस बना करके रखी हैं आप लोगों के लिए कि भाई अगर किताब से चीज़ें नहीं समझ में आती है तो वीडियोस देखो, बहुत प्रॉपर तरीके से उसके मल्टीपल मीनिंग्स को एक्सप्लेन किया गया है, राइट। तो जैसा कि बच्चे यहाँ पे होल्ड ऑन, एक हमने लिखा होल्ड बैक। देखो होल्ड बैक का मतलब होता है बच्चे हेजिटेट हेजिटेट मतलब हिचकिचाना, टू स्पीक और यू कैन से एक्ट, ठीक है, मतलब एक्ट करने में, कुछ करने में या बोलने में हिचकिचाना, उसे हम लोग बच्चे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं होल्ड बैक, राइट, उसे क्या बोलते हैं, होल्ड बैक। होल्ड ऑन का मतलब क्या होता है, वेट फॉर अ शॉर्ट टाइम, थोड़े समय के लिए इंतजार करना, वेट फॉर अ शॉर्ट टाइम, राइट। अब क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन लिखा है कि द क्राउ हेल्ड बैक टू द पीस ऑफ ब्रेड विद इट्स क्लॉज। तो अच्छा उसने पंजे में कोई पीस ऑफ ब्रेड लिखा है, पीस ऑफ ब्रेड, तो उसने थोड़ी देर के लिए उसको पकड़ा रहा होगा, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जैसे अभी आप रोटी रख दो तो वो रोटी का टुकड़ा अगर कोई कौवा आएगा तो वो क्या करेगा, ऐसे हाथों में लेगा, ठीक है, होल्ड करे रहेगा थोड़ी देर, फिर खाएगा। तो बच्चे यहाँ पे हम स्पीक या एक्ट करने की तो बात नहीं कर रहे हैं ना, तो हेल्ड बैक क्यों लगा हुआ है, तो हेल्ड बैक यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे है हेल्ड ऑन होगा। द क्रो हेल्ड ऑन टू द पीस ऑफ ब्रेड विद इट्स क्लॉज, ठीक है। तो जो आपका आंसर होगा जी, आंसर किसमें हो जाएगा, थर्ड नंबर में आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है जनाब एंटोनिम। एंटोनिम मतलब बच्चा अपोजिट वर्ड की हम बात करें, देखिए अपोजिट वर्ड में क्या है, वैलिएंट, वैलिएंट दिया हुआ है जी। बच्चा अगर वैलिएंट की हम लोग बात करें तो देखिए वैलिएंट का मतलब क्या होता है, वैलिएंट का मतलब होता है ब्रेव, ठीक है, बहादुर। वैलिएंट का मतलब होता है बच्चे फियरलेस, ठीक है। वैलिएंट का मतलब होता है ब्रेव, फियरलेस, जो निडर होते हैं, ठीक है, जो निडर होते हैं उनको हम लोग वैलिएंट बोलते हैं। तो बच्चे अगर यहाँ पे हम बात करें गैलेंट, ध्यान देना बेटा, ये जो गैलेंट होता है ये इसका सिनोनिम है, ठीक है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। वर्दी मतलब जो चीज़ वैल्यूएबल होती है उसे हम वर्दी बोलते हैं, ठीक है, जो जिसकी इंपॉर्टेंस है, जिसकी वैल्यू है वो वर्दी है। अच्छा बैरन मतलब बच्चे होता है आपका जो अनप्रोडक्टिव हम कह सकते हैं, ठीक है, इनफर्टाइल बोल सकते हैं, मतलब जो चीज़ बंजर होती है ना, दैट इज बैरन। तो यहां पे अगर इसका मतलब ब्रेव है तो बच्चा इसका उल्टा हो जाएगा कावर्डी, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड पूछ रहा है जिसमें बच्चे दिया हुआ है अकाउंटेंट, सही है, प्लेजेंट, प्लेजेंट में बच्चे यहां पे ये लिखिए SANT, PLESANT, प्लेजेंट होता है। और देखिए अकाउंटेंट की मीनिंग आपको पता है, जो लोग फिनेंशियल जो अकाउंट्स वगैरह होते हैं उनको जो डील करता है दैट इज, ठीक है, अकाउंटेंट। और रिलक्टेंट क्या होता है बच्चे, अनविलिंग, मतलब अनिच्छुक हम जिसे बोलते हैं, जो किसी भी चीज़ को लेकर के इच्छुक नहीं होता, दैट इज रिलक्टेंट। परसिस्टेंट क्या होता है बच्चे, परसिस्टेंट मतलब होता है कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट मतलब होता है बच्चे कंटिन्यूअस, लगातार, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कंटिन्यूअस। अगर कोई चीज़ बहुत लंबे समय तक चली आ रही है दैट इज परसिस्टेंट। तो परसिस्टेंट का मतलब होता है लगातार, सतत, कांस्टेंट, कंटिन्यूअस। रिलक्टेंट मतलब होता है अनविलिंग। अकाउंटेंट मतलब होता है हमने कहा जो फिनेंशियल अकाउंट वगैरह को डील करते हैं, हैंडल करते हैं, दैट इज अकाउंटेंट। और यहाँ प्लेजेंट, प्लेजेंट में ए लग जाएगा और इसका मतलब होता है हैप्पीनेस, ठीक है, खुशी। क्लियर होगी बात।
अगला क्वेश्चन है बच्चे हमारे सामने, देखिएगा कि कॉम्प्लेक्स, या और इसका हमें क्या पूछा जा रहा है, एंटोनिम, अपोजिट वर्ड। अजी कॉम्प्लेक्स का मतलब देखिए आप सभी लोगों को पता है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स का एंटोनिम बच्चे क्या हो जाएगा, सिंपल, ठीक, क्लियर है। लेकिन यहाँ दो वर्ड आए हुए, एक नॉटी, ठीक है, दूसरा मॉटले, ठीक है। एक आया है बच्चे हमारे सामने नॉटी, ठीक है, KNOTTY, ये ध्यान देना है। और एक वर्ड आपको ध्यान देना है मॉटली। इनका मीनिंग बच्चे क्या होता है, ठीक है। ये दो वर्ड बहुत ही प्यारे हैं, क्लियर। तो बच्चे अगर नॉटी के मीनिंग की बात करें तो देखिए नॉटी का मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड, और यू कैन से डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। मतलब जो चीज़ बच्चे जटिल हो, जो समझने में मुश्किल होता है, दैट इज नॉटी, राइट। मॉटले की बात करें बच्चे, मॉटले का मतलब होता है मिक्स्ड, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, मिक्स्ड मतलब आप ऐसे समझ सकते हो बच्चे डाइवर्स, ठीक है। या हम इसको बोल सकते हैं कि मिस्केलेनियस तो आप लोग जानते होंगे ना। तो मॉटले का मतलब मिक्स्ड होता है, मिस्केलेनियस होता है, और यू कैन से डाइवर्स। और ये जो बच्चे नॉटी होता है इसका मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड, जो चीज़ जटिल होती है, मतलब डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जिसको समझने में मुश्किल होती है, उसको हम नॉटी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो आपका आंसर था वो तो सिंपल था, लेकिन ये जो दो वर्ड थे, आप बच्चे इसको और इन दोनों को आप सिनोनिम्स हैं ये, ठीक है, ये सिमिलर वर्ड्स, और वो तो खैर सिंपल था आपका हो गया। लेकिन इन दोनों को भी बच्चे याद रखिएगा, क्योंकि जो आपका SSC ऑप्शन में देता है तो उसको पूछता भी रहता है घुमा फिरा के, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है फिलर का, जिसमें लिखा है कि ही हेल्प मी विद द लेसन आई शुड फेल। अब देखो जी, एक एक करके बच्चे मैं आपको बताऊंगा और ध्यान से सुनिएगा। आई विल वर्क हार्ड lest I should fail, राइट। पहला हमने एग्जाम्पल लिख दिया। अच्छा, बिकॉज ईजी होता है, ठीक है। एक एक करके समझाता हूँ बच्चे। ये जो लेस्ट होता है ना, इसके साथ जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन के अंदर, वो ये पूछा जाता है कि लेस्ट के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, शुड यूज़ करते हैं, ठीक है। एक तो ये ध्यान दीजिएगा। एक तो बच्चे इसका एरर जो किया जाता है, किस तरीके से एरर आपके एग्जामिनेशन के अंदर पूछता है कि ये जो लेस्ट है, लेस्ट के साथ शुड ना दे करके जैसे कुछ और दे देगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मे दे दे, ठीक है, यहाँ पे कैन दे दे, या कुछ भी दे दे, एटसेट्रा, कुछ भी दे दे, तो वो एरर होगा। तो लेस्ट के साथ हम मे, कैन या किसी और हम मॉडल वर्ब का यूज़ नहीं करते, किसी और हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते। लेस्ट के साथ बच्चे हम क्या यूज़ करते हैं, लेस्ट के साथ हम शुड का यूज़ करते हैं। इन सारी चीज़ों का यूज़ नहीं करते, ठीक है। दूसरी चीज़ बच्चे ध्यान रखना है कि अगर लेस्ट आपका आ रहा है तो इसके साथ आप कोई भी नेगेटिव वर्ड का यूज़ नहीं करोगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम शुड नॉट, ये यूज़ हम नहीं करेंगे, नॉट नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि ये खुद नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है। कैसी मीनिंग कन्वे करता है बच्चे, नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है। तो इसके साथ हम नॉट का यूज़ नहीं करेंगे। तो आई विल वर्क हार्ड लेस्ट आई शुड फेल। तो ध्यान देना, यहाँ पे हमने लिस्ट के साथ जो हमने यूज़ किया है वो क्या यूज़ किया है, शुड। लिस्ट के साथ बच्चे हमने क्या यूज़ किया है, शुड। क्लियर हो गई बात आपकी। अच्छा जी, ये जो बिकॉज है बच्चे, बिकॉज हम रीज़न बताने के लिए यूज़ करते हैं, कारण, ये तो आप लोग को पता होगा, ईजी है। अनलेस जो होता है, अनलेस हम कंडीशन बताने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अनलेस कंडीशन, जैसे अनलेस यू डू नॉट टॉक टू हिम यू कांट नो द ट्रूथ। देखिए यहां पे मैंने गलती की है, और गलती मैंने इसलिए की है जिससे मैं आपको समझा पाऊँ एक कंसेप्ट। और पहले तो मैं ये आपको समझाना चाहता हूँ बच्चे यहाँ पे कि जो अनलेस होती है, अनलेस हम यूज़ करते हैं कंडीशन बताने के लिए, ठीक है। ये कंजंक्शन ऑफ कंडीशन होती है। एक ऐसी कंजंक्शन होती है जो कंडीशन बताती है। कह रहा है कि अनलेस यू डोंट टॉक टू हिम यू कांट नो द ट्रूथ। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि अनलेस के साथ हम नेगेटिव नहीं यूज़ करते, क्योंकि ये खुद नेगेटिव मीनिंग कन्वे करती है। ये नेगेटिव मीनिंग कन्वे करती है, तो कोई भी नेगेटिव वर्ड हम अनलेस के बाद यूज़ नहीं करेंगे। नोट करके लिखिएगा। तो ये हो गया अनलेस यू डू टॉक टू हिम, ठीक है। ये हम पूरी बात हटा देंगे बच्चे, यहाँ से डू नॉट हटा देंगे। तो अनलेस यू टॉक टू हिम यू कांट नो द ट्रूथ, मतलब जब तक तुम उससे बात नहीं करोगे तब तुम्हें सच्चाई का पता नहीं चल सकता है। तो ये कंडीशन है कि भाई जब तक बात नहीं करोगे सच्चाई का पता नहीं चल सकता। तो बच्चे कंडीशन के लिए हमने यहाँ पे अनलेस का यूज कर लिया। और जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे हम नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं करेंगे। तो डू नॉट हमने हटा दिया। और एक एरर बच्चे कभी कभी इस तरीके से भी देता है कि जो अनलेस है ना, इसकी जगह अनटिल लगा देगा, ठीक है। ये नहीं दिख रहा है आप लोग को,
कलर चेंज कर लेते हैं जी। यहाँ पे बच्चे अनटिल यूज़ कर लेगा, क्या यूज़ कर लेगा, अनटिल। तो ध्यान देना है कि अनटिल टाइम के लिए यूज़ होता है, तो यहाँ कभी कभी ये सही कर देगा, ये चीज़ नहीं देगा आपको, अनलेस की जगह अनटिल करके दे देगा। तो आपको पढ़ के समझना पड़ेगा कि भाई हम यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कंडीशन की कर रहे हैं या बात हम टाइम की कर रहे हैं। अगर टाइम की बात होगी तो बच्चे आप अनटिल लगाना, ठीक है, तब आप अनटिल का यूज़ करना। अगर टाइम की बात ना हो, कंडीशन की बात हो रही तो आप अनलेस लगाना, ठीक। अच्छा, सो दैट की बात कर लेते हैं बच्चे, ये भी साथ में समझा देता हूँ। सो दैट हम पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे ही और डार्क ग्लासेस, ही और डार्क ग्लासेस so that nobody could recognize her। मैंने क्या लिखा, ध्यान से देखना बच्चे, किसी और डार्क ग्लासेस सो दैट नोबडी कुड रिकॉग्नाइज हर। वो डार्क ग्लासेस पहनती है जिससे कोई उसको पहचान न पाए। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि वो डार्क ग्लासेस पहनती, इसके पीछे पर्पस क्या है, क्या उद्देश्य है उसके डार्क ग्लासेस पहनने का, तो आप कहोगे जिससे कोई भी उसे पहचान न पाए। तो बच्चे देखो, ये जो सो दैट हम यूज़ करते हैं ना, तो सो दैट हम यूज़ करते हैं पर्पस बताने के लिए, बिकॉज का यूज़ हम करते हैं रीज़न बताने के लिए, अनलेस का यूज़ करते हैं हम कंडीशन बताने के लिए। और ध्यान देखना, सो दैट का हो गया। और ये जो लिस्ट है, ये आपके क्वेश्चन में आया था, ठीक है, मतलब यही आपका आंसर है। ये हम यूज करते हैं बच्चे ना लिस्ट के साथ शुड का पेयर। तो ही हेल्प्ड मी विद द लेसन, यहाँ पे देखो ऑलरेडी शुड लगा हुआ था, तो यहाँ पे आप क्या लगा दो, लिस्ट। क्लियर हो गई बात आपको बेटा, ठीक है, इसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, नेक्स्ट है, आफ्टर द ट्रेक आई फेल्ट अ पेन इन माई लेग, ठीक है, ये फिलर है। ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया गया है, ऑप्शन में दिया है सोर, सोर मतलब खट्टा होता है, तो भाई इसका तो कोई मतलब नहीं रहा, ठीक है। स्ट्रिक्ट पेन होता नहीं है। अब बच्चे तुरंत आंसर कर देंगे भैया सीवियर पेन होगा, जो कि सही है बच्चे, सीवियर सही है। लेकिन आप कभी कभी जब गूगल करोगे और जब पढ़ोगे सीवियर के सिनोनिम्स को, तो आपको स्टन भी मिलेगा, ठीक है। अब स्टन का सिनोनिम सीवियर होता है, सीवियर मतलब स्टन होता है, मतलब इसके सिमिलर वर्ड में आपको ये मिल जाएगा। तो मैं एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता देता हूँ बच्चे। जैसे जब भी हम बात करते हैं, देखिए अगर मैं बात करता हूँ जब भी पेन की, ठीक है, जब मैं बात करता हूँ इलनेस की, जब मैं बात करता हूँ किसी डिजीज़ की, तो इसके लिए बच्चे हम सीवियर का यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये देखिए थोड़ा सा मीनिंग लिख के मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा समय दीजिए मुझे। जैसे मैंने यहाँ पे सीरियस लिखा और मैंने यहाँ पे भी सीरियस लिखा, ठीक है, सीरियस बट इन अ नेगेटिव वे। आप बोलो सीरियस बट इन अ नेगेटिव वे, इन अ बैड वे, इन अ शॉकिंग वे, तो हम उसके लिए बच्चा सीवियर का यूज करते हैं। लेकिन सीरियस बट इन अ स्ट्रिक्ट मैनर, इन अ स्ट्रिक्ट मैनर, जैसे मैं अगर ये बोलूं आपसे कि स्टर्न मदर, अ स्टर्न मदर। अब देखिए जो मम्मी लोग होती हैं ना, उनका जो नेचर होता है वो स्टर्न होता है, वो थोड़ा सा क्या होती हैं, स्ट्रिक्ट होती हैं भाई, जिससे बच्चा बिगड़ ना जाए, तो वो थोड़ा स्ट्रिक्ट रहती हैं, रोक टोक लगाती हैं। तो बच्चे स्टर्न मतलब होता है सीरियस बट इन ए स्ट्रिक्ट मैनर, और सीवियर मतलब होता है सीरियस बट इन ए नेगेटिव वे और शॉकिंग वे, और यू कैन से बैड वे। मतलब ऐसे ही मैं कह रहा हूँ कि जैसे पेन की बात करूँ, इलनेस की बात करूँ, अगर डिजीज की बात करूँ, तो उनके लिए हम सीवियर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा, आफ्टर द ट्रिक आई फेल्ट, हम बात कर रहे हैं बच्चे पेन की, तो पेन के लिए हम क्या यूज करेंगे, सीवियर। डन। आइए जनाब अगले क्वेश्चन पे, ग्रामेटिकल एरर है बच्चे, लिखा है वी शुड फोकस ऑन ओनली वन थिंग, हमें सिर्फ एक चीज पर फोकस करना चाहिए। इन द टाइम नहीं, एट अ टाइम होता है, फ्रेज है बच्चे, ध्यान देना, इन द टाइम नहीं, एट अ टाइम, एट अ टाइम। देखिए जो फ्रेज वगैरह है बच्चे, इसको याद करते रहा करिए, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि द लिफ्ट कैन होल्ड 6 पीपल एट अ टाइम, द लिफ्ट कैन होल्ड 6 पीपल एट अ टाइम, द लिफ्ट कैन होल्ड 6 पीपल एट अ टाइम, मतलब लिफ्ट एक बार में कितने लोग को उठा सकती है, 6 लोगों को उठा सकती है। वही कह रहा वी शुड फोकस ओनली वन थिंग एट अ टाइम, तो मतलब वी शुड फोकस, हमें फोकस करना चाहिए ऑन ओनली वन थिंग, एक बार में सिर्फ एक चीज पर, ठीक है। तो ये जो फ्रेज है बेटा एट अ टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो एरर होगा, इन द टाइम में एरर है, एट अ टाइम हो जाएगा। अगला देखिए क्या है, द टीम मेंबर्स
विल मीट ऑन अ एयरपोर्ट एट 7 AM टुमारो। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कोई भी बच्चा यहाँ पे देखिए कर देगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा वो करने में, लेकिन मैं आपको रीज़न बता देता हूँ बच्चे। द टीम मेंबर्स विल मीट, कह रहा है कि जो टीम मेंबर्स हैं विल मीट, मिलेंगे, और देखिए टाइम भी मेंशन है 7 बजे, कल 7 बजे मिलेंगे, ठीक है। अब बच्चे कल 7 बजे मिलने की बात हो रही है, अच्छा जी ये तो पहले से तय है कि कल हम लोग 7 बजे मिलने वाले हैं, कहाँ, एयरपोर्ट पर। तो मतलब बच्चे जिसे मिलना है उसे भी ये बात पता है, ठीक है, मतलब जो मिलने जा रहा है और जो मिलने आने वाला है सबको ये बात पता है कि कल हम एयरपोर्ट पर 7 बजे मिलेंगे। तो ये तो एक स्पेसिफिक लोकेशन है ना भाई, सुनना मेरी बात को, लोकेशन हमारा स्पेसिफिक है, सबको 7 बजे कल एयरपोर्ट पे मिलना है। तो बच्चे जब हम स्पेसिफिक बात करते हैं, ठीक है, जब हम स्पेसिफिक सेंस में बात करते हैं, जब हम पर्टिकुलर सेंस में बात करते हैं, तो हमें पता है अ तो नहीं लगता, द लगता है, क्योंकि भाई ये चीज़ हम सभी लोगों को तय है पहले से, सुनने वाले को भी बोलने वाले को भी सबको पता है कल 7 बजे हमें एयरपोर्ट पर मिलना है। तो स्पेसिफिक सेंस के लिए पहले तो द लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये एन एयरपोर्ट तो हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, यहाँ द है, यहाँ द, अब इन लगे या एट लगे। तो बच्चे जब भी हम बात करते हैं, सुनना मेरी बात को, स्पेसिफिक पोजीशन की, स्पेसिफिक टाइम की, स्पेसिफिक लोकेशन की, ठीक है। तो जब भी हमारा लोकेशन स्पेसिफिक होता है, जब भी हमारा लोकेशन पर्टिकुलर होता है, पहले से मतलब तय होता है, तो बच्चे हम उसके लिए एट यूज करते हैं, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना, स्पेसिफिक अगर हम किसी मतलब जगह की बात कर रहे हैं, मतलब नाउन के रेफरेंस में अगर हम स्पेसिफिक सेंस दे रहे हैं तो उसके लिए आर्टिकल पढ़ाया गया है कि द यूज होता है। और अगर हम प्रेपोजिशन की बात करें, अगर स्पेसिफिक पोजीशन, टाइम या लोकेशन में, तो एट होता है। तो यहाँ पे एट द एयरपोर्ट हो जाएगा, ऑन नहीं। खैर ये तो आप देखते ही कर दिए होंगे कि भाई टीम मेंबर्स विल मीट एट द एयरपोर्ट होगा, ठीक है। मैंने आपको बस रीजन बताया है बच्चे कि एट द एयरपोर्ट क्यों होगा। एयरपोर्ट के पहले द इसलिए लगा क्योंकि हमारा जो जगह है पहले से तय है, ठीक है, स्पेसिफिक है, और हम स्पेसिफिक लोकेशन की बात कर रहे हैं तो उसके लिए प्रेपोजिशन भी एट लगेगा, तो एट द एयरपोर्ट हो जाएगा भाई। आगे ब्रेक न्यू ग्राउंड, बच्चे ये जो इडियम है हमारे सामने, इसका मतलब होता है डू आर डिस्कवर समथिंग न्यू, कुछ नई चीज़, ठीक है, करना, कुछ नई चीज़ डिस्कवर करना, ढूंढना। अगला है बच्चे हमारे सामने नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, यानी कहने का मतलब ये हमारे सामने जो है वो आपका है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। अच्छा जी यहाँ पे आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा, सर हमें एरर किस में फाइंड आउट करना है, बच्चे ये रहा आपका टू बी रिमूविंग, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है कि वी वॉच द वर्कमैन टू बी रिमूविंग द डैमेज्ड टाइल्स। आपको पता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट के अंदर वो क्या करते हैं कि कुछ वर्ड को या तो अंडरलाइन कर देंगे या तो बोल्ड कर देते हैं। तो इसमें एक्चुअली थोड़ा सा अंडरलाइन नहीं किया गया था क्योंकि टाइप करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया होगा, तो खैर मैंने ये कर दिया। अब बचेगा इसमें मैं एरर की बात करूं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एमटीएस के अंदर ये क्वेश्चन पूछेगा। खैर सीजीएल के अंदर बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लेकिन एमटीएस के अंदर मैंने एक्सपेक्ट किए इस क्वेश्चन को तो नहीं किया था। लेकिन आप सुनना इस बात को, कंसेप्ट क्या है बच्चे, कुछ आपकी वर्ब होती हैं जिसमें जैसे आपका वॉच है, ठीक है, फील है, आपका बिड है, लेट है, सी है, हियर है, फील है, ठीक है, ये कुछ वर्ब है। अच्छा फील हमने 2 बार लिख दिया है, कोई बात नहीं, एक बार हटा देते हैं यहाँ से। तो बच्चे वॉच है, फील है, बिड है, लेट है, सी है, हियर है, और एक वर्ड और लिख देता हूँ मेक है, एटसेट्रा। ये कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं, ध्यान देना मेरी बात को, ध्यान से सुनना। ये कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो अपने बाद वर्ब की पहली फॉर्म लेती हैं, ठीक है, जिसको आप बोल सकते हो बच्चे बेयर इन्फिनिटिव। क्या बोल सकते हो? बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव का मतलब होता है विदाउट टू, जो बिना टू के लिखी जाती हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बेयर इन्फिनिटिव। जैसे जी मैं एक आध एग्जाम्पल देखता हूं। जैसे मैंने कहा कि ही वॉच्ड द बॉयज टू प्ले इन द ग्राउंड, टू प्ले इन द ग्राउंड, ठीक है। मैंने बच्चा यहाँ पे लिखा कि ही वॉच्ड द बॉयज टू प्ले इन द ग्राउंड। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, मैंने अभी जस्ट आपको क्या बताया, ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इन्फिनिटिव, ये जो आप नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ते हो, इन्फिनिटिव में मैंने इसको डिटेल में डिस्कस किया है,
कोर्स के अंदर। लेकिन बच्चे यहाँ पे मैं डिटेल में तो डिस्कस नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा इसके पीछे मैं जा करके रीज़न भी नहीं समझा सकता, बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप अगर उस कोर्स के अंदर एनरोल हैं तो आप ज़रूर जा करके देखिएगा, या अगर आप देख चुके हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा। अदरवाइज जो बच्चे नए हैं, मुझे देख रहे हैं पहली बार, तो बच्चे आप यहाँ पे समझिएगा, ये जो वॉच, फील, बिड, लेट, सी, हियर, मेक, अगर ये आपको वर्ब मिलते हैं तो इनके बाद आपको बच्चे वर्ब की पहली फॉर्म यूज़ करनी है, बेस फॉर्म, जिसको हम बेयर इन्फिनेटिव बोल रहे हैं। तो जैसे एक एग्जाम्पल भी मैं दे रहा हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा कि ही वॉज द बॉयज टू प्ले इन द ग्राउंड। ये बच्चे वर्ब आपके सामने क्या है, वॉच है। तो हमने कहा इसके बाद हम वर्ब की पहली फॉर्म लिखते हैं, टू का यूज़ नहीं करते, तो टू को हटा दीजिए। तो अब जैसे देखिए, वी वॉज द वर्कमैन टू बी रिमूविंग द डैमेज्ड टाइल्स लिखा हुआ है बच्चे। तो यहाँ देखो वॉज्ड आया हुआ है ना भाई, अगर वॉज्ड आया हुआ है तो बच्चे इसके साथ हमें वर्ब की पहली फॉर्म लिखनी होगी, तो यहाँ रिमूव लिखो, ठीक है। तो ये हमारा आंसर जो है, थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। अगला क्या है, अगला है बच्चे पोटेंट। पोटेंट का क्या पूछ रहा है हमसे, पोटेंट का सिनोनिम्स पूछ रहा है। तो बच्चे पोटेंट का सिनोनिम्स क्या होता है, पोटेंट का सिनोनिम्स होता है स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, तो इसका ये हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप वंडरफुल, ग्रेसफुल, ब्यूटीफुल ऑलरेडी सारे बच्चों को खैर ये पता ही होता है। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ रहा है, जिसके अंदर पूछा है मेक इम्प्योर बाय एडिंग इंफीरियर सब्सटेंसेस। किसी चीज में कोई इंफीरियर सब्सटेंसेस मिला के, पदार्थ मिला करके उसको इम्प्योर कर देना, ठीक है। तो वो क्या होता है बच्चे, वो होता है एडल्ट्रेट। अच्छा जी, ये तो हो गया। एडल्ट्रेट होता है कि अगर किसी चीज़ को हमने गंदा कर दिया, इम्प्योर कर दिया, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस मिला के। लेकिन कुछ चीज़ें तो यहाँ और लिखी हैं बेटा। ऑब्लिटरेट, ऑब्लिटरेट का मतलब क्या होता है, ऑब्लिटरेट का मतलब होता है बच्चे किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करना, ठीक है, किसी चीज़ को नष्ट कर देना। अच्छा, ऑब्विएट का मतलब क्या होता है, ऑब्विएट का मतलब होता है बच्चे गेट रिड ऑफ, किसी चीज़ से छुटकारा पाना, या हम किसी ऐसे बोल सकते हैं रिमूव कर देना, ठीक है, किसी चीज़ से छुटकारा पाना या उसको हटा देना। अच्छा जी, एडजुडिकेट मतलब क्या होता है, एडजुडिकेट मतलब बच्चे हम लिख सकते हैं जज, ठीक है, मतलब किसी चीज़ को जज करना, या जजमेंट, जजमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। जो डिस्प्यूट वाले मैटर होते हैं, जो झगड़ा, विवाद, इस तरह के मामले होते हैं, उन पे जजमेंट देना, ठीक है, उनको जज करना, उसको बोलते हैं एडजुडिकेट। और किसी चीज़ से छुटकारा पाना ऑब्विएट। ऑब्लिटरेट होता है बच्चे किसी चीज़ को नष्ट करना, डिस्ट्रॉय करना। और अगर किसी में कुछ सब्सटेंस वगैरह ऐड करके उसको इम्प्योर कर देना, दैट इज एडल्ट्रेट, ठीक है। बाकी तीनों के भी मीनिंग आप लिख लीजिएगा। एक साथ आपके 4 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तैयार हो गए, और आपके एग्जामिनेशन में इन्हीं को फेर बदल करके इधर उधर पूछता रहता है, ठीक है जी। अगला है बच्चे, प्लीज डोंट क्रिएट पैनिक एमंग पीपल ड्यूरिंग दैट डिफिकल्ट टाइम्स। सेंटेंस इंप्रूवमेंट है बच्चे। आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट में इंस्ट्रक्शंस आपको पहले से पता है कि जो ये हमारा वर्ड बोल्ड किया जाता है या जो अंडरलाइन किया जाता है, एरर उसी में होता है। लेकिन उसके एरर को फाइंड आउट करने के लिए आपको पूरी बात तो पढ़नी पड़ेगी ना। देखिए पढ़िए, प्लीज डोंट क्रिएट पैनिक, कह रहा है कि पैनिक क्रिएट मत करिए एमंग पीपल, लोगों के बीच में, ड्यूरिंग दैट डिफिकल्ट टाइम्स। बच्चे पहली बात, ये जो दिस और दैट होता है, इनके बाद हम जो यूज़ करते हैं सिंगुलर नाउन का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम डिफ़िकल्ट टाइम्स की बात कर रहे हैं, नाउन हमारा प्लूरल है, तो सबसे पहले इसको हटाओ, ऑप्शन में आओ, ऑप्शन में इसको हटा दो। अब हमारे पास दोस्त बचा, दिस बचा। और हमें जी ये चीज़ पता है कि दिस के बाद और दोस्त के बाद हम जो नाउन यूज़ करते हैं वो प्लूरल यूज़ करते हैं। अगर हम प्लूरल नाउन दोनों के बाद ही यूज़ करते हैं तो यहाँ पे दिस लिखें या दोस्त लिखें। तो बच्चे एक बात तो आपको पता ही होगी, और वो ये कि जब भी हम बात करते हैं नियरर थिंग्स की, यानी अगर हम पास की वस्तुओं को दर्शाने की बात करते हैं तो उसके लिए हम दिस का यूज़ करते हैं या दिस का यूज़ करते हैं। अगर कोई नाउन सिंगुलर है तो दिस लगाएंगे, प्लूरल है तो दिस लगाएंगे। अगर फार थिंग्स की बात करें, कोई दूर की चीज़ है, ठीक है, मतलब वस्तु नहीं बेटा, ज़रूरी नहीं कि कोई वस्तु ही हो। जैसे अगर हम किसी टाइम को रेफर कर रहे हैं जो पास का है, किसी सिचुएशन को रेफर कर रहे हैं जो पास का है, ठीक है, तो उसके लिए भी हम दिस या दिस का यूज कर लेंगे। और अगर हम दूर की चीजों की बात करेंगे तो उसके लिए हम दैट या दोस का यूज करेंगे। बस सहूलियत ये बरतना है कि अगर प्लूरल नाउन है तो उनके साथ दिस और दोस लगाएं, अगर सिंगुलर है तो दिस या दैट लगाएं। तो बच्चे अगर आप स्टेटमेंट को पढ़ें तो कह रहा है कि प्लीज डोंट क्रिएट पैनिक एमंग पीपल ड्यूरिंग दिस डिफिकल्ट टाइम्स। तो यहाँ जो टाइम रेफर हो रहा है ना, वो नियरर का रेफरेंस दे रहा है, ठीक है। तो नियरर के रेफरेंस के लिए बच्चे हम क्या यूज करेंगे, दोज नहीं, दिस, दिस। प्लीज डोंट क्रिएट पैनिक, कह रहा है कि लोगों के बीच में पैनिक क्रिएट मत करो इस मुश्किल की घड़ी में, इस मुश्किल के समय में,
ठीक है। तो जो मुश्किल का समय है वो पास ही तो है, मतलब उस टाइम सब लोग मुश्किलों से ही तो घिरे हुए हैं, दूर की बात थोड़ी कर रहा है, अभी की बात कर रहा है कि लोग मुश्किलों में घिरे हुए हैं। तो यहाँ नियरर रेफरेंस है, पास के रेफरेंस दे रहा है, तो इसलिए हम दिस लिखेंगे, दोज नहीं लिखेंगे। डन है बात। आगे लिखा है बच्चे सेल लाइक हॉट केक्स। सेल लाइक हॉट केक का मतलब क्या होता है जी? इसका मतलब होता है सेल स्टेल केक, सेल वेरी स्लोली, सेल वेरी फास्ट। ये हो जाएगा बच्चे सेल वेरी फास्ट। ये मतलब मुझे लग रहा है कि कुकुरमुत्ते के भाव पूछा गया है। कुकुरमुत्ते का भाव का मतलब ये बच्चे बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। सेल वेरी फास्ट, सेल लाइक हॉट केक का मतलब होता है सेल वेरी फास्ट, कोई चीज धड़ल्ले से बिकना, राइट। नेक्स्ट बच्चे क्लोज टेस्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए जी, क्लोज टेस्ट की अगर हम लोग बात करें ना, तो बहुत सारे बच्चे, एक कॉमन क्वेश्चन होता है सर, जो कंप्रेंशन वाला पार्ट होता है जिसके अंदर हम लोग क्लोज टेस्ट, पैराग्राफ और PQRS यानी पैरा जंबल सॉल्व करते हैं, और हमसे सॉल्व नहीं हो पाता है, और क्या करना चाहिए उसके लिए। वैसे तो बच्चे मैंने कंप्रेंशन का एक बैच है जिसके अंदर मैंने बिल्कुल 8 अप्रोचेस डिस्कस किए हैं, एक के बाद एक कैसे क्लोज टेस्ट को सॉल्व करते हैं, कैसे उसमें अपनी स्कोर को बूस्ट करते हैं। लेकिन अभी के लिए हमें क्या करना है, मैं वो आपको बताता हूँ। खैर वो अगर अप्रोचेस आप देख लेते हैं तो क्लोज टेस्ट में हमेशा के लिए आपकी दिक्कत खत्म हो जाएगी। और उसमें मैंने तकरीबन 200 तक क्लोज टेस्ट सॉल्व कराने की सोची है, जिसमें से मैं 50 प्लस करा चुका हूँ और स्टिल मैं कराता जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी क्लोज टेस्ट बच्चे आपके सामने हो तो आपने पूरे क्लोज टेस्ट को पहले पूरा पढ़ना है। रीड द पैसेज केयरफुली। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं और भरते हुए बेटा चले जाते हैं। ये गलती कभी मत करिएगा। इस गलती से ये हो सकता है कि भाई अगर तुक्का लग गया तो एक आध सही हो गया, या तो पूरा गलत हो सकता है। तो सबसे पहले रीड द पैसेज केयरफुली। उससे क्या होगा कि आप जो कॉन्टेक्स्ट ये लिखा है, इसका क्या टोन है, क्या थीम है, क्या कॉन्टेक्स्ट है, इस बात को आप अंडरस्टैंड करोगे कि हम पॉजिटिव टोन में बात कर रहे हैं, हम नेगेटिव टोन में बात कर रहे हैं। तो उससे ऑप्शन को एलिमिनेट करने में आपको मदद मिलेगी, राइट। तो चलो बच्चे एक बार पहले पढ़ते हैं। लिखा वी आर हैविंग अ ग्रेट टाइम इन दार्जिलिंग। कह रहा कि वी आर हैविंग अ ग्रेट टाइम इन दार्जिलिंग। दार्जिलिंग में कह रहे हैं कि उनका जो समय है वो बहुत ही अच्छा बीत रहा था, ठीक है, अच्छा बीत रहा है। द टेम्परेचर इज हिटिंग ऑल टाइम लो दिस सीजन। और कह रहे हैं कि जो टेम्परेचर है इस सीजन में बहुत ही ज़्यादा लो हो गया है, बहुत ही ज़्यादा नीचे चला गया है, मतलब यूजुअली जितना होना चाहिए उससे भी कह रहा कम हो गया है, ठीक है। We did carry warm clothing, but we completely are umbrellas, and it has been ever since we got here. ठीक है, कह रहा कि भाई यहाँ पे मतलब we did carry। अब देखो बच्चे, दार्जिलिंग जो होता है वो ठंडा शहर होता है, ठीक है, ये सब तो खैर आप लोग को पता ही होगा। इसमें मतलब ये ऐसा क्लोज टेस्ट है कि ये पढ़ के भी आप कर लोगे ना, क्योंकि MTS के लेवल को हम थोड़ा सा मतलब क्या ही बोले कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इसका क्लोज टेस्ट डिफिकल्ट होगा। जैसे दार्जिलिंग क्या है, ठंडा शहर है, तो वहाँ पे कोई जाता है छुट्टियाँ मनाने जा रहा है, तो कह रहा है वी आर हैविंग अ ग्रेट टाइम इन दार्जिलिंग, कि दार्जिलिंग में हमारी छुट्टियाँ अच्छी बीत रही हैं। और कह रहा है कि टेम्परेचर इज़ हिटिंग ऑल टाइम लो दिस टाइम, ठीक है, मतलब हमेशा से बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया है, टेम्परेचर कम हो गया है, ठीक है। और आगे लिखा है कि वी डिड कैरी। अब कोई भी दार्जिलिंग जाएगा तो भाई वार्म क्लॉथ्स तो लेकर के जाएगा ही जाएगा, गर्म कपड़े, क्योंकि वहाँ पे ठंडी रहती है, ठीक है। और यहाँ जैसा कि बच्चे लिखा है कि टेम्परेचर इज़ हिटिंग ऑल टाइम लो दिस सीजन। उसके बाद आगे बोला है बट वी कम्प्लीटली, कह रहा लेकिन हम लोग पूरी तरीके से जो भाई छाता भूल गए, एंड इट हैज़ बिन एवर सिंस वी गॉट हियर, ठीक है। अब हमें पूरी बात समझ में आ गई, ठीक। अब हमें भरना है बच्चे, तो चलो एक एक करके समझते हैं। तो वी आर हैविंग अ ग्रेट टाइम इन दार्जिलिंग, अब क्या भरें, अंटिल द टेम्परेचर इज हिटिंग। अब बच्चे देखो, ऑल्दो द टेम्परेचर इज हिटिंग, वेदर या बिफोर, ठीक है। अब देखो जी, ये जो बिफोर होता है ना और ये जो अंटिल होता है, बिफोर बच्चे टाइम को रेफर करता है, ठीक है, ये तो होगा नहीं, बिफोर द टेम्परेचर का कोई मतलब नहीं है। वेदर जो है वो आपकी अनसर्टेनिटी शो करती है। क्या शो करती है बच्चे, अनसर्टेनिटी शो करती है, ठीक है, अनसर्टेनिटी। जैसे मैं ये बोलूं कि ही सीम्ड, ध्यान से सुनिएगा, ही सीम्ड अनडिसाइडेड, ही सीम्ड अनडिसाइडेड टू गो और स्टे, ठीक है। ही सीम्ड मतलब ही सीम्ड अनडिसाइडेड, मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा है, वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि उसे जाना चाहिए या रुकना चाहिए। अगर बच्चे आप ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि आपको जाना चाहिए रुकना चाहिए, मतलब यू आर अनसर्टेन, मतलब आप अनसर्टेन हो उस चीज़ को लेकर के, ठीक है। तो वेदर जो होता है बच्चे ना, यहाँ पे वेदर लिख लीजिएगा, ये तो हम लोगों ने मिस कर दिया, वेदर टू गो आर स्टे। तो बच्चे ये जो वेदर होता है आपका, वेदर अनसर्टेनिटी शो करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर हम ऑल दो की बात करें तो बच्चे ऑल दो आपको पता होगा, ये जो कंजंक्शन है ये कंट्रास्ट शो करता है। क्या शो करता है, कंट्रास्ट।
कंट्रास्ट मतलब मैं बहुत बार बता चुका हूं कि विरोधाभास, ठीक है, दो अपोजिट स्टेटमेंट। जैसे ये मैं बोलूं आपसे कि द सन इज शाइनिंग, द सन इज शाइनिंग, यहां पे ऑल्दो शुरू में भी लिख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑल्दो द सन इज शाइनिंग इट वॉज नॉट दैट वार्म। अब देखिए आपको ये बच्चे सेंटेंस पढ़ के नहीं लग रहा है ये दोनों सेंटेंस आपस में अपोजिट हैं। एक तो कह रहा है कि सूरज चमक रहा है, अब भाई अगर सूरज चमक रहा है तो उस हिसाब से गर्मी होनी चाहिए, लेकिन कह रहा है कि सूरज चमक रहा है, इट वाज नॉट दैट वार्म, लेकिन उतनी ज्यादा गर्मी नहीं है, तो ये अपोजिट स्टेटमेंट है, राइट। अगर ये अपोजिट स्टेटमेंट है तो बच्चे देखो अपोजिट स्टेटमेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑल्दो। क्लियर हो गए। अच्छा, अनटिल हमने आपको बता के भी रखा था भाई ये टाइम के लिए यूज किया जाता है। जैसे मैं ये बोलूं बच्चे कि अनटिल यू आर 18, जब तक आप 18 के नहीं हो जाते यू कांट वोट, आप वोट नहीं दे सकते। अब देखिए जब तक आप 18 के नहीं हो जाते आप वोट नहीं दे सकते, तो ये टाइम ही तो बता रहा है, अनटिल। आई बात समझ में। अब भाई आप देखो यहाँ पे जब आपको पूरी बात समझ में आ गई कि यहाँ पे टाइम है, ये कंट्रास्ट बताता है, ये अनसर्टेनिटी बताता है, ठीक है, और बिफोर का तो कोई मतलब नहीं है, यहाँ आप हटा दो। वी आर हैविंग अ ग्रेट टाइम इन दार्जिलिंग। अब बच्चे देखो द टेम्परेचर इज हिटिंग, अब बोला टेम्परेचर इज हिटिंग ऑल टाइम लो दिस सीजन। अब ध्यान से सुनिएगा, मतलब वो कहना क्या चाहता है कि वो दार्जिलिंग में है, दार्जिलिंग में मतलब ऑल्दो मतलब जो टेम्परेचर है वो मतलब लो हो गया है, मतलब हम जितना सीजन में यूजुअली होता है उससे भी नीचे, बट फिर भी वो क्या कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। ये देखो द टेम्परेचर इज हिटिंग ऑल टाइम लो दिस सीजन, मतलब टेम्परेचर बहुत नीचे है यूजुअली जितना होना चाहिए उससे भी ज्यादा, लेकिन वो सब इंजॉय कर रहे हैं। तो अब बच्चे का टेम्परेचर बहुत लोवेस्ट है, ठीक है, अपनी लोवेस्ट डिग्री पे है, तो लोग इंजॉय नहीं करते हैं, लोग दुबक के बैठे रहते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं फिर भी वो मजे ले रहे हैं। तो ये कंट्रास्ट है ना, अपोजिट स्टेटमेंट है, तो कंट्रास्ट शो कर रहा है। तो बच्चे कंट्रास्ट के लिए यहाँ पे देखो टाइम नहीं है, कोई अनसर्टेनिटी नहीं है, ऑल्दो हो जाएगा। अब अगर जिस बच्चे को ये पता ही नहीं है, कंसेप्ट ही नहीं क्लियर है कि भाई अनटिल क्या है, ऑल्दो क्या है, वेदर क्या है, अब बच्चे अगर इनको लेकर के आप क्लैरिटी नहीं है आप तो तुक्का मार के आओगे ना, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई अगर आप क्लोज टेस्ट कर रहे हैं तो क्लोज टेस्ट की अंडरस्टैंडिंग, क्लोज टेस्ट में जो आप अंडरस्टैंडिंग के साथ वोकैब की जो नॉलेज है वो होनी चाहिए, जो आपके कंसेप्ट हैं वो क्लियर होने चाहिए, तब आप जा करके क्लोज टेस्ट बढ़िया कर पाओगे। तो यहाँ पे समझ आई बात आपको। नेक्स्ट बच्चे देखो क्या है कि इन दार्जिलिंग, अब देखो फर्स्ट हो गया ऑल्दो द टेम्परेचर इज हिटिंग अ ऑल टाइम लो दिस सीजन एंड सो या सच। देखो जी आपको बच्चे एक चीज हमने बता करके रखी है, हमने आर्टिकल में पढ़ाया था, मैं पहले एलिमिनेट करना शुरू करूंगा। सच वैसे भी बच्चे यहाँ पे नहीं होने वाला है, सच ऑल टाइम लो, ठीक है, तो इसको हटा दीजिए। सो रिजल्ट बताता है, सो रिजल्ट बताता है, तो यहाँ पे हम कोई रिजल्ट की बात ही नहीं कर रहे हैं कि टेम्परेचर हिटिंग ऑल टाइम लो दिस सीजन। जैसे मैं आपसे ये बोलूँ कि आई कुड नॉट बाई एनीथिंग सो द शॉप्स वर क्लोज्ड, हाँ ऐसे बोल सकते हैं, द शॉप्स वर क्लोज्ड सो आई कुड नॉट बाई एनीथिंग, ठीक है। मैं लिख करके बच्चे समझा देता हूँ आपको, द शॉप्स वर क्लोज्ड, दुकानें बंद थीं, सो आई कुड नॉट बाई एनीथिंग, इसलिए मैं कुछ नहीं खरीद सका। अब बेटा ये जो सो है ना आपका, ये रिजल्ट बताता है भाई, ठीक है, दुकानें बंद थी इसलिए मैं कुछ नहीं खरीद सका, ये तो रीजन है, दुकानें बंद थी, जिसका परिणाम क्या हुआ कि मैं कुछ नहीं खरीद सका, ये रिजल्ट है आपका। तो बच्चे यहाँ रिजल्ट तो हम बता ही नहीं रहे ना। तो आपको आर्टिकल में एक चीज पढ़ाया होगा कि भाई जब हम वॉवेल साउंड की बात करते हैं तो हम एन का यूज करते हैं, जब हम बेटा कंसोनेंट साउंड की बात करते हैं तो हम ए का यूज करते हैं। याद आया कुछ? तो यहाँ पे कह रहा है कि ऑल टाइम लो, जैसे हम बोलते हैं एन इंटरेस्टिंग, तो इंटरेस्टिंग आप कहोगे इंटरेस्टिंग तो एडजेक्टिव होता है इंटरेस्ट, लेकिन उसका साउंड तो सुनो, इंटरेस्टिंग वॉवेल साउंड होता है बच्चे। और ये सब मैंने आपको पढ़ा रखा है और उम्मीद करता हूँ कि आपने पढ़ रखा होगा, इसलिए यहाँ पे हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। तो ये जो ऑल टाइम लो डिसीजन लिखा ना, ऑल टाइम, तो ये आपका वॉवेल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो वॉवेल साउंड के लिए यहाँ पे एन हो जाएगा, ये हो जाएगा एन। अगला देखो बच्चे क्या है, थर्ड वन, ऑल टाइम लो दिस सीजन वी डिड कैरी सेटिस्फैक्टरी एडिक्वेट कैपेबल या एक्सेप्टेबल वार्म क्लॉथिंग बट
अब कह रहा है कि वी, लेकिन उनके पास वी डिड कैरी। बच्चा यहाँ सेटिस्फैक्ट्री का कोई मतलब नहीं है बेटा। कैपेबल, यहाँ हम एबिलिटी कैपेबिलिटी की बात थोड़ी कर रहे हैं, हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं, एडिक्वेट की बात कर रहे हैं। एडिक्वेट मतलब होता है सफिशियंट। कह रहा है कि वी डिड कैरी सफिशियंट और यू कैन से एडिक्वेट वार्म क्लॉथिंग, कि हमारे पास पर्याप्त गर्म कपड़े थे, लेकिन वो जो भूले थे भी कंप्लीटली व्हाट, कंप्लीटली फॉरगॉट, फिनिश्ड, फील्ड, फॉइल्ड का मतलब देखो, फील्ड का सबको मतलब पता है बच्चे, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, फिनिश्ड नहीं है। वो कह रहा है कि हमारे पास गर्म कपड़े तो थे लेकिन हम छाता भूल गए थे, भूलने की बात कर रहा है, फॉरगॉट। और फॉइल्ड बच्चा क्या होता है, फॉइल्ड का एक मतलब होता है, फॉइल पेपर आता है जिसमें आप एग रोल, वेज रोल, रोटी वगैरह लपेट के रखते हो। और एक फॉइल का मतलब डिसअपॉइंटमेंट होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, ठीक है, वो भी होता है। तो यहाँ फॉइल का कोई मतलब नहीं, यहाँ पे फॉरगॉट हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, लास्ट वन आपका होमवर्क है आज का। आप बताओगे बच्चे मुझे, यहाँ पे आप लोग कमेंट करिएगा, जो भी बच्चे इसको क्रैक कर लें भाई कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, वो नीचे जरूर कमेंट करिएगा। सावरिंग होगा, ड्रेंचिंग होगा, स्लैशिंग होगा या पावरिंग होगा, राइट? होप सो कि ये सेशन आपने एंजॉय किया होगा, क्योंकि एमटीएस के ये तीसरा पेपर हम कर रहे हैं और जितने प्रीवियस हमने जो 2 पेपर्स किए थे उसमें से ये वाला पेपर मुझे बहुत बढ़िया लगा और होप सो कि यहाँ इस पेपर में आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा, राइट? थैंक यू।